हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उसकी संकल्पना, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद मैंने आपको इसके प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताने के लिए आपको PDF भी भेजी थी इनकी। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और कहीं समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। आज हम आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम एवं विधियाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल का अध्ययन उसके विषय क्षेत्र तथा उसके क्रमिक विकास के अनुसार सामान्यतः 4 उपागमों में किया जाता है, जो कौन कौन से हैं? वस्तुगत उपागम, प्रादेशिक उपागम, सैद्धांतिक उपागम और क्रमबद्ध उपागम। वस्तुगत उपागम के अंतर्गत हम किसी वस्तु, घटना एवं पदार्थों की विश्व वितरण संबंधी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जब किसी उत्पाद वस्तु जैसे गेहूं, चाय, चावल, कपास, पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, लोहा आदि इनके विश्व वितरण के प्रतिरूप का अलग अलग अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को वस्तुगत उपागम कहा जाता है। बच्चों, आप इसके नाम से ही इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसका नाम ही वस्तुगत उपागम है। इसमें हमें वस्तु को अधिक प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम उस वस्तु विशेष के ही विश्व के में वितरण का अध्ययन करेंगे और उसके अलग अलग जो प्रतिरूप है विश्व में, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस उपागम में हम वस्तु को महत्व दे रहे हैं। इसके विपरीत जब वस्तु का अलग अलग विश्लेषण नहीं किया जाता वरन प्रत्येक व्यवसाय का विश्लेषण किया जाता है तो उसे व्यवसाय उपागम कहा जाता है। और दोनों ही उपागम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर पूरक हैं, क्योंकि किसी भी एक उपागम द्वारा आर्थिक भूगोल का सम्यक एवं संतुलित अध्ययन संभव नहीं है। अतः आर्थिक भूगोल के अध्ययन में दोनों ही उपागमों का साथ साथ उपयोग किया जाता है। अर्थात जो आर्थिक भूगोल है उसमें हम वस्तुगत उपागम के साथ साथ व्यवसाय उपागम का भी अध्ययन करते हैं। दूसरा उपागम या विधि है आर्थिक भूगोल के अध्ययन की, प्रादेशिक उपागम। बच्चों, पहले वाला हमने पढ़ा था वस्तुगत उपागम, उसमें हमने वस्तु को प्रायोरिटी दी थी। इसका नाम है प्रादेशिक या रीजनल अप्रोच। प्रादेशिक में हम किसी प्रदेश विशेष को महत्व देंगे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष को या संपूर्ण विश्व को समानता एवं विषमता, यह समानता या यह विषमता जो है वो चाहे वस्तु उत्पाद, खनिज, निर्माणी वस्तु से संबंधित हो या वनस्पति, जनसंख्या, व्यापार, आय, भोजन प्रतिरूप अथवा आर्थिक क्रियाओं आदि से के आधार पर कई छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर प्रत्येक प्रदेश के संसाधनों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव तथा उसके अंतर संबंधों की विवेचना की जाती है। बच्चों, नाम मैंने बताया था प्रादेशिक उपागम। तो अब प्रादेशिक उपागम में क्या होता है, हम विश्व के विभिन्न भागों को, कोई भी वस्तु है उसके वितरण के आधार पर, चाहे वस्तु की समानता या असमानता, किसी भी आधार पर हम छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित कर लेते हैं और उस प्रदेश विशेष का हम जब भौगोलिक वातावरण के प्रभाव और उसके अंतर संबंधों की जब हम विवेचना करते हैं तो ये प्रादेशिक उपागम है। प्रादेशिक अध्ययन के लिए बहुधा राजनीतिक इकाइयाँ ही चुनी जाती है। इसके अंतर्गत प्रदेश की सीमाओं, विस्तार, राजनीतिक दशाओं, जलवायु, भौतिक परिस्थितियों, मानवीय क्रियाओं, परिवहन के मार्गों, औद्योगिक इकाइयाँ, नगरों एवं आर्थिक भूगोल के अन्य तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। अगला उपागम है अपना सैद्धांतिक उपागम। इसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु या आर्थिक क्रियाओं और प्रादेशिक विषमताओं तथा उसके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन पूर्व निर्धारित सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। सैद्धांतिक उपागम में इन सिद्धांतों की व्याख्या करनी होती है तथा किसी वस्तु अथवा प्रदेश विशेष को उदाहरण मानकर उसका विवेचना करनी होती है।
तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सैद्धांतिक उपागम में कोई भी सिद्धांत को आधार बनाकर हम किसी प्रदेश की विषमताओं और उसके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें सिद्धांत को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगला उपागम है क्रमबद्ध उपागम या सिस्टेमेटिक अप्रोच। बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, क्रमबद्ध। हम किसी निश्चित क्रम में अगर हम किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करेंगे। क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत वस्तुओं के वितरण की सामान्य विशेषताओं का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। इसमें आर्थिक भूगोल के विशेष दृष्टिकोण एवं उद्देश्य का अध्ययन संभव होता है। क्रमबद्ध अध्ययन में आर्थिक भूगोल का अध्ययन 3 चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण में आर्थिक भूगोल के विभिन्न तत्व, वस्तु अथवा आर्थिक क्रियाओं की भौगोलिक स्थिति एवं उसके वितरण के प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय चरण में इन तत्वों, वस्तुओं अथवा क्रियाओं की विशेषताओं, उनके विविध पक्ष एवं उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और तीसरे चरण में इन तत्वों, वस्तुओं अथवा क्रियाओं का अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों से संबंध अर्थात इनके अंतर संबंधों का विश्लेषण, कार्यात्मक संबंध, क्षेत्रीय संबंध का अध्ययन किया जाता है। इन सब के विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का सहारा लेना पड़ता है। अगला फिर कार्यकरण संबंध में आर्थिक तत्वों की स्थिति एवं वितरण के आवश्यक कारकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी कृषि उपज के एक निश्चित मात्रा में वर्षा तथा तापक्रम की आवश्यकता होती है। कार्यात्मक संबंध में किसी प्रदेश में प्राप्त तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक तत्व में परिवर्तन आने पर दूसरा तत्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें गन्ना के उत्पादन के फलस्वरूप ही चीनी उद्योग विकसित है। अगर गन्ने की उपज न हो तो चीनी उद्योग का महत्व स्वतः ही कम हो जाएगा। क्षेत्रीय संबंध का महत्व वर्तमान समय में और अधिक बढ़ गया है। किसी क्षेत्र के उत्पादन पर उस क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का प्रभाव पड़ता है, परंतु साथ ही संसार के अन्य क्षेत्रों के तत्व एवं परिस्थितियां भी उत्पादन को प्रभावित करती हैं। इसी कारण किसी प्रदेश का आर्थिक विकास अंतर प्रदेशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से प्रभावित होता है। तो बच्चों, आज हमने चर्चा की है आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम एवं विधियाँ। तो आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है आर्थिक भूगोल, उसकी परिभाषा है, उसके बाद उसमें क्षेत्र है, विषय क्षेत्र और अध्ययन की विधियाँ। तो ये अपने तीनों चारों टॉपिक आज कंप्लीट होते हैं। आप इनका ईमानदारी से अध्ययन करें और इनको याद करें ताकि आपके अकादमी परीक्षाओं में ये उपयोगी सिद्ध हो। अगली क्लास में हम संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।